इंडिया, तुझे साहिब पे भरोसा नहीं क्या? नहीं क्या? क्यों नहीं? क्योंकि साहिब तो है बड़ा झूठा, नोट दिखा के थमा देता है छुट्टा। पहले भी किए थे कई वादे जो आज तक पड़े हैं आधे आधे। कोई पूछे क्या हुआ तेरा वादा, कहते हैं FIR करा देंगे, बोलो मत ज्यादा। जी हाँ, पहलगाम का बदला लेने की डिमांड जोर पकड़ रही थी। उसे हल्का सा ढीला करने के लिए हुजूर ने अपने आप को अर्बन नक्सल बना लिया, पूरी पार्टी और पूरे RSS तक को अर्बन नक्सल बना दिया। फिर भी इस देश के लोग हैं, विपक्षी पार्टियां हैं और उनके नेता हैं जो साहिब की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उधर साहिब ने अपने मंत्री से जातीय जनगणना करवाने का ऐलान किया, इधर विपक्षी सवालों की मिसाइल दागे पड़े हैं और एक से बढ़कर एक आंकड़े और वादों का सबूत दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो, इन पर भरोसा करने के लायक नहीं है। साल 2019 का कागज कांग्रेस निकाल लाई है और जैसे जैसे सबूत हैं उन्हें देखकर यकीन मानिए आपको भी संदेह होने लग जाएगा कि ये जातीय जनगणना की बात 15 लाख वाला जुमला तो नहीं है। जयराम रमेश ने लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की पलटी मार योजना पर ढेर सारे सवाल दागे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि अगर भाजपाई सत्ता जातीय जनगणना करवाती है तो भी इनके आंकड़ों पर भरोसा नहीं कर सकते, वहां भी खेला कर सकते हैं ये लोग। तो कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं? और जनगणना में भी सबकी भागीदारी की डिमांड होने लगी है, यानी जातीय जनगणना में जो लोग काम करेंगे, जो अधिकारी कर्मचारी होंगे, उनमें भी सबकी भागीदारी की मांग होने लगी है। इन सबको एकदम आसान भाषा में देखेंगे। नफरत के व्यापारी रामदेव की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अदालत ये समझ गया है कि ये आदमी बातों का भूत नहीं है, इसलिए अदालती लात चला दिया गया है। वैसे पता नहीं जज साहब लोग हमारा वीडियो काहे नहीं देखते हैं, देखे होते तो कई साल पहले ही पता चल जाता कि भगवा की आड़ में छुपे इस व्यापारी का चरित्र कैसा है, इनको लाइन पर लाने का कौन सा तरीका चलेबुल है। बहरहाल मोदी सत्ता के वादों पर और दावों पर भरोसा नहीं करने का एक और बहुत बड़ा कारण सामने आया है, क्योंकि दावा था 13 लाख का और हमारे विश्वगुरु 500 नहीं छू पाए। अब आप कल्पना करिए कि इनकी बकैती और हकीकत में कितना अंतर है। मामला बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास का है। इतना जबरदस्त आंकड़ा सामने आया है कि आप भी कपार पीटने लग जाएंगे। इनकी बातों पर भरोसा करें तो कैसे? गर्मी का मौसम है, ठंडा पानी लेकर बैठिए। गरीबों के मामले में ये सरकार जब कोई दावा करे तो चौकन्नेपन का लेवल टॉप पर रखना पड़ेगा, और जातीय जनगणना तो विशेषकर गरीबों के लिए ही जरूरी है। तो आइए हुजूर के दावों को परत दर परत खोलते हैं, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं। 2 सेकंड लगता है, तुरंत निपटा लीजिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, न ही किसी आबा बाबा के फर्जी प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं और पैसा खाते हैं। तो अगर हमारा काम पसंद आता हो, इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप को कम करने का हमारा छोटा सा प्रयास चलता रहे। आपने भी बचपन में वो कहानी तो सुनाई होगा, गाँव का एक बदमाश लड़का रोज रोज चिल्लाता था, शेर आया शेर आया। जब पूरा गाँव बचाने जुटता था तो लड़का दांत चियार के हंसने लगता था कि उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। लेकिन जब एक दिन सच में शेर आया, लड़का चिल्लाया तो कोई बचाने नहीं आया, क्योंकि भरोसा खत्म हो गया ना। लोगों को लगा कि बहुत बड़का झुट्ठा है, फेंकू है, फिर से टोपी पहना रहा होगा, मजा ले रहा होगा। आगे का तो आप जानते ही हैं, शेर की पार्टी हो गई। कुछ वैसा ही हाल अपने साहिब का भी हो चुका है। पिछले 11-12 सालों में इन्होंने देश को इतना बड़ा बड़ा जुमला दिया, इतना लंबा लंबा फेंक दिया और डिलीवरी इतनी खराब रही कि अब लोग इनकी बातों पर भरोसा करने से पहले कपार खुजाने लगते हैं, क्योंकि साहिब ने कोई भी वादा संतोषजनक तरीके से पूरा नहीं किया। न बेरोजगारी घटाने का, न महंगाई कम करने का, न सीमा को सुरक्षित करने का। अब जब मैं सीमा की बात कर रहा हूं तो देश की सीमा की बात कर रहा हूं, बॉर्डर की, हैदर वाली सीमा की नहीं। साहिब ने किसानों से झूठ बोलते हुए आंदोलन खत्म करा दिया, और तो और भक्तों से भी जातीय जनगणना पर झूठा माहौल बनाकर पलटी मार गए। अब लोग कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी पूरी पार्टी, पूरे कार्यकर्ता और पूरे विचारधारा के समर्थकों को इस तरह से गच्चा दे सकता है, उस पर हम भरोसा करें तो कैसे? जिसके राज में चुनावी धांधली पराकाष्ठा को छू रही हो, आंकड़ों में भयंकर घपलेबाजी के आरोप लगते हो, वोटर लिस्ट को लेकर तमाम सवाल हो, ऐसे लोगों पर भरोसा करें तो कैसे? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल गांधी जी ने कल ही कह दिया कि सरकार ने हेडलाइन तो दे दी है लेकिन डेडलाइन नहीं है, और हम सब जानते हैं कि इस तरह का काम करने में नरेंद्र मोदी बहुत माहिर है। अच्छा, यहीं पर आपको याद दिला दें, महिला आरक्षण कितना ढरोरा पीटा गया था। अब वो महिला आरक्षण कब मिलेगा महिलाओं को, पता नहीं है। आगे जयराम रमेश कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की काबिलियत को देखते हुए
राहुल गांधी ने सरकार से जातिगत जनगणना को लेकर पूरा रोड मैप सामने रखने को कहा है। हम 6 साल से जनगणना का इंतजार कर रहे हैं, नॉर्मल जनगणना का। इससे पहले तो जाति शब्द का कोई जरूरत था भी नहीं, लेकिन कल अचानक जातिगत जनगणना की बात कह दी गई, जबकि 2025-26 के बजट में सेंसस कमिश्नर के ऑफिस जिस पर जनगणना कराने की जिम्मेदारी होती है, उसे सिर्फ 575 करोड़ का बजट दिया गया है। इससे पहले खुद दिसंबर 2019 को नरेंद्र मोदी देश को बता चुके हैं कि जनगणना कराने में 8,254 करोड़ रुपए खर्च आएगा। अब सवाल यह है कि 575 करोड़ में कौन सी जनगणना करवाएंगे हुजूर, वो भी जातीय जनगणना। वैसे तो साल 2021 तक ही जनगणना होनी चाहिए थी, कोविड का बहाना बनाकर नहीं किया गया, जबकि उसी समय दुनिया के 50 से अधिक देशों में जनगणना कराई गई। एक साल पहले जो नरेंद्र मोदी टीवी इंटरव्यू में कह रहे थे कि जो भी जातिगत जनगणना की बात करता है वो अर्बन नक्सल है। अगर ऐसे ही देखा जाए तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह अचानक से अर्बन नक्सल बन गए क्या? अच्छा, समझने वाली बात यह भी है कि कल से तमाम भाजपाई मुख्यमंत्री, छुटभैया से लेकर बड़का नेता तक तमाम नफरती चिंटू और गोदी मीडिया के लपटझंडिस जातिगत जनगणना पर सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी ने एक झटके में सबको अर्बन नक्सल बना दिया और खुद भी बन गए? आगे जयराम रमेश कहते हैं कि कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने जातिगत जनगणना की मांग की, लेकिन 11 साल तक नरेंद्र मोदी ने इस पर चुप्पी नहीं तोड़ी। जब मैं खुद मंत्री था तब 2011 में ग्रामीण भारत में सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े सामने आज तक नहीं आए। हमने मांग की तो हमारी और हमारे नेताओं की आलोचना की गई। अब जब देश पहलगाम हमले को लेकर शोक में है तो सरकार ने जातिगत जनगणना का निर्णय लिया है। आप कह रहे हैं कि यह निर्णय नरेंद्र मोदी की सोच से आया है। अब आप दर्शक ही सोचिए कि क्या हुजूर की सोच इतनी कमजोर है? कई साल से जातिगत जनगणना की मांग हो रही है। अब तक ये मांग करने वालों को तरह तरह की गालियां दी जाती थी, तो क्या हुजूर बिना सोचे समझे लोगों को अर्बन नक्सल बोल रहे थे और गालियां दिलवा रहे थे? ये काम तो निकृष्ट लोगों का होता है ना, कि मुंह उठाकर किसी को भी कुछ भी बोल दिया जाए, न विचारा जाए, न सोचा जाए। तो क्या विश्वगुरु अब तक दूसरों के दिखाए रास्ते पर चल रहे थे, अपने रास्ते पर नहीं? दूसरों के कहने पर अर्बन नक्सल बुलाते थे और अब अपना दिमाग लगाए हैं जातिगत जनगणना को लेकर। जरा एक नजर इधर भी डालिए। ट्विटर पर कोई क्रांति कुमार है, सवाल कर रहे हैं कि क्या आप लोगों को यकीन है कि बीजेपी कास्ट सेंसस ईमानदारी से करेगी? घोषणा होते ही विपक्ष नाचने लगा है और श्रेय लेने की होड़ लग गई है, जबकि विपक्षी नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से सवाल पूछना चाहिए, घेरना चाहिए था। सवाल है कि क्या जातिगत जनगणना बीजेपी सरकार कास्ट सेंसस एक्ट 1948 के तहत करेगी या नहीं? क्या जनगणना करने वाली उच्च स्तरीय समिति में ओबीसी, एससी, एसटी अधिकारियों की भागीदारी होगी या उसमें सवर्ण अफसरों की भरमार होगी? जातीय जनगणना करने वाले कर्मचारियों में 90% संख्या ओबीसी, एससी, एसटी कर्मचारियों की होनी चाहिए। जनता से पूछी गई हर जानकारी की एक कार्बन कॉपी जनता को मिलनी चाहिए, ताकि सुनिश्चित हो सके कि जातिगत जनगणना रजिस्टर में सही जानकारी दर्ज हुई है कि नहीं। सवर्ण ब्यूरोक्रेट्स लॉबी पूरी कोशिश करेगी कि जातिगत जनगणना ठीक से न हो, क्योंकि 1931 के बाद से देश में जातिगत जनगणना हुई ही नहीं है। वैसे हमने कल ही वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने भी इशारों में पहले रिएक्शन में ही मोदी सत्ता की मंशा पर सवाल उठा दिया था। यानी लोग इस सत्ता के वादे पर खुलकर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और इसके पीछे का कारण है इतिहास में पहनाई गई टोपियां। एक टोपी यही देख लीजिए। मोदी सत्ता ने वादा किया था कि साल 2030 तक 1,84,00,000 बंधुआ मजदूरों को मुक्त करा दिया जाएगा और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, द वायर की रिपोर्ट बता रही है कि 21वीं सदी के नए भारत में करोड़ों की संख्या में बंधुआ मजदूर हैं। भारत सरकार ने खुद ही साल 2016 में लक्ष्य रखा था कि 2030 तक 1,84,00,000 बंधुआ मजदूरों को गुलामी से मुक्त किया जाएगा, पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। अब यदि आप 2016 से 2030 तक के इस डेडलाइन को देखें तो हर साल 13 लाख बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास होना चाहिए था, मगर ये रिपोर्ट बता रही है कि साल 2023-24 में केवल 468 बंधुआ मजदूरों को गुलामी से मुक्ति मिल पाई है, यानी 500 भी नहीं पहुंचा। तो प्लानिंग थी हर साल 13 लाख बंधुआ मजदूरों को गुलामी से बाहर निकालने की, और रिजल्ट निकला कितना? 468। सोचिए, इससे बड़ा फेल्योर क्या किसी सरकार का हो सकता है? जहां 1,84,00,000 मजदूरों को निकालना है, वहां 468 इतने तो बाय डिफॉल्ट निकल सकते हैं। इस रिपोर्ट में कुछ कहानियां भी बताई गई हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी के बेटे की शादी के लिए उसने ठेकेदार से 10,000 रुपए का कर्जा लिया। कर्जा चुका नहीं पाया तो ठेकेदार ने एक बिल्डर के साथ मिलकर बाप और उसके 2 बेटों से दिल्ली के चावड़ी बाजार में बंधुआ मजदूरी करवाई। जबरदस्ती अधिक समय तक काम करवाया गया, वेतन भी नहीं दिया गया और कार्यस्थल पर ही बंद करके रखा गया। 24 घंटे
चलने वाली इस गुलामी का चक्र 8 महीने बाद तब टूटा जब मजदूरी करने के दौरान ही छोटा बेटा गिरकर बुरी तरह से घायल हो गया और इलाज के खर्च से बचने के लिए बिल्डर और ठेकेदार ने उन्हें धमकाकर भगा दिया। इलाज के अभाव में अब घायल युवक की आंख की रोशनी कम होती जा रही है। इस तरह की असंख्य कहानियां भारत में मौजूद हैं, क्योंकि खुद सरकार मानती है 1,84,00,000 बंधुआ मजदूरों के अस्तित्व। द वायर की इस रिपोर्ट में बंधुआ मजदूरी यानी गुलामी की और भी कई सारी कहानियां बताई गई हैं। अब आप दर्शक ये बताइए, जिस मोदी सरकार का रिकॉर्ड ऐसा है, इतना बुरा है, जो कि कल्पना से भी परे है, क्या उसकी बातों और दावों पर आंख खोलकर भी भरोसा किया जा सकता है? बंद करके तो सोचिए ही मत। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर मोदी सत्ता से कहा कि आपने ये फैसला करके हेडलाइन तो बना लिया, लेकिन डेडलाइन कहाँ है? मगर सवाल यह है कि बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास मामले में तो सरकार ने डेडलाइन भी दिया था 2030 तक का, औसतन हर साल 13 लाख का पुनर्वास देने का। मगर इस डेडलाइन का भी क्या हुआ? और रिजल्ट हर साल बिगड़ता ही जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के दर में 80% की गिरावट आई है और औसतन प्रतिवर्ष केवल 900 मजदूरों का पुनर्वास हो रहा है। सोचिए, करना है 13 लाख और अधिक से अधिक हो रहा है औसतन 900। 2023-24 में तो 468 हुआ। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल हैं, विष्णु के अवतार भी हैं। एक दिन अपने छोटे भाई धीरेंद्र से बोल के हनुमान जी को फोन मिलवाएंगे और सारे बंधुआ मजदूरों को गुलामी से मुक्त करवा देंगे। अच्छा, जो लोग अभी भी पहलगाम हमले को लेकर बदले का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक विशेष खबर है। अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया है। क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा है? गजब हैं आप लोग, यकीन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं हो रहा है तो देखिए, अर्नब के स्टूडियो से टैंक निकलकर पाकिस्तान गया, राफेल भी जा रहा है, यानी जमीन पर टैंक, हवा में राफेल। और देखिए, विश्वगुरु टाइप हेलीकॉप्टरों चल दिया है। तो अब पाकिस्तान की ऐसी तैसी हो जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अर्नब के चैनल को यह भी मालूम है कि आतंकी अभी तक सीमा पर मौजूद है। आतंकियों का सैटेलाइट फोन भी ट्रेस किया जा रहा है, जांच एजेंसियां फोन ट्रेस कर रही हैं। अब आप लोग ये मत पूछिएगा कि अगर आतंकियों ने यानी अर्नब का चैनल गलती से भी देख लिया तो उनको पता नहीं चल जाएगा और भाग नहीं जाएंगे। इस बात के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अर्नब के चैनल की सच्चाई हमसे आपसे ज्यादा आतंकियों को मालूम होगी। सवाल ये भी है कि जिम्मेदारी और जवाबदेही मांगने पर महिलाओं के खिलाफ, पढ़ी लिखी देश की महिलाओं के खिलाफ हुजूर FIR करवा रहे हैं, और यहाँ जो गोदी मीडिया वाले कर रहे हैं, ये क्या है? क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत है? बहरहाल अमृतकाल में ये सब चलेबुल होता है। आप बस इधर नजर दौड़ाइए। जातिगत जनगणना को लेकर योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि ये तालिबानी विचारधारा है और अब इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। सवाल है कि क्या उन्होंने तालिबानी विचारधारा को अपना लिया? सदन में खड़े होकर बाकायदा उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना की डिमांड करने वाले कायर हैं, क्रूर हैं। तो सवाल यह है कि क्या अब सारे भाजपाई कायर हो गए, क्रूर हो गए? डिप्टी सीएम केशव मौर्य कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक फैसला है। राहुल और अखिलेश के ढोंग पर हमने करारी चोट कर दिया है। सवाल है कि अगर वो लोग डिमांड करके ढोंग कर रहे थे तो आपने डिमांड पूरी करके क्या ढोंग के आगे सरेंडर कर दिया है? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से जब सवाल किया गया था कास्ट सेंसस को लेकर, तो उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजों की नीति है, ये लोगों को बांटने की नीति है। तो क्या भाजपा अब नए तरीके से बांटने का जुगाड़ निकाल चुकी है? क्या अब जाति के नाम पर लोगों को बांटेगी? बीजेपी कर्नाटक के इस ट्वीट को देखिए, लिखा है कि ये अवैज्ञानिक जातिगत जनगणना केवल हिंदुओं को बांटने के लिए है और कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री को टोपी पहना दी गई है और हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया गया है। तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए। तो सवाल है कि क्या बांटने के काम में बीजेपी ने अपना कॉपीराइट बना रखा है कि अगर बांटना होगा तो हम ही बांटेंगे, कोई और नहीं बांटेगा, किसी को बांटने नहीं देंगे। उधर लालू प्रसाद यादव अलगे ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने बोला था ना कि बीजेपी RSS वालों का कान पकड़ के दंड बैठक करवा के जातिगत जनगणना करवाएंगे। इनकी क्या औकात है कि ये जातिगत जनगणना नहीं करेंगे? भाजपा झूठ की फैक्ट्री के मुखिया अमित मालवीय से मिलिए, इनका ट्वीट देखिए, किस तरीके से अंग्रेजी में जातिगत जनगणना को गलत साबित करने में लगे हुए थे, मगर अब ताली बजा रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा था कि जाति की बात करना बेईमानी है। और तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। सवाल है कि अब तक लात मारे कि नहीं, और मारे तो किसको मारे? वैसे लात से याद आया रामकिशुन यादव का मामला। रामकिशुन यादव उर्फ रामदेव को दिल्ली हाई कोर्ट से अवमानना नोटिस जारी हुई है और हाई कोर्ट ने कहा है कि रामदेव किसी के काबू में नहीं है। कोर्ट ने रोक लगाया था, इसके बाद भी इस आदमी ने वीडियो जारी किया। जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि रामदेव किसी के कंट्रोल में नजर नहीं आ रहे हैं, वे अपनी ही दुनिया में जीते हैं। सरबत जिहाद वाला केस तो आपको याद ही होगा।
अब जज ने कहा है कि पिछले आदेश के मद्देनजर आपका एफिडेविट और ये वीडियो प्रथम दृष्टया अवमानना के अंतर्गत आता है। अब मैं अवमानना नोटिस जारी करूंगा। बुलाओ रामकिशुन यादव को अदालत में। वैसे जब पिछली बार अदालत ने रामदेव के लोगों से कहा कि हलफनामा दीजिए कि दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, लिख कर दीजिए, तब भी उसी दिन वीडियो में मैंने कहा था कि ये आदमी मानेगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद भी ये नहीं सुधरे। अगर आपको यकीन न हो तो हमारी पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए, ये वाली। यानी अब अदालत ने देसी भाषा में जिसे कहते हैं कान पकड़ के बुलाना, घसीटना, वो काम कर दिया है। पिछली बार जब फटकार लगी तो रामदेव के वकील ने कहा कि साहब हम वीडियो वगैरह सब हटा लेंगे। इस बार भी अदालत को कहना पड़ा कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 24 घंटे के भीतर वीडियो हटाओ। अब अगली सुनवाई 2 मई को होगी। यानी सोचिए, रामदेव ने इस देश की अदालतों का मजाक बनाकर रखा है और बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भारत के संविधान और न्याय व्यवस्था से बड़े हैं। तुम बोलते रहो, हम अपनी मर्जी से चलते रहेंगे। मगर सवाल ये है कि ये किसके दम पर हो रहा है? आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।